आज की यह वीडियो बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, खासकर उन छात्रों के लिए जिनका सब्जेक्ट हिंदी गद्य है और वो 2023 और 24 के सेशन में परीक्षा देने वाले हैं, फिर आने वाले दिनों 25 में या 26 में भी देने वाले हैं। तब भी आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मैंने पूरा का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर जैसा का तैसा परीक्षा में पूछा जाता है, जैसा आता है पेपर सेम टू सेम मैंने वैसा ही आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है और बहुत सारे छात्रों की इस वीडियो से हेल्प मिलने वाली है। तो बिना बकवास किए, बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलने वाली। तो पहली बात तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा हिंदी गद्य का। दूसरी बात आपको पता चलेगा कि इसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। और तीसरी बात आपको यह पता चलेगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण है जो कि आपको तैयार करके जाना हो, आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये पेपर अभी रिसेंटली का है, ठीक है। बीए थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी, पूरी जानकारी ले लीजिए। कोई हम आपको 100% हम अपना देना चाहते हैं ताकि आप लोग एग्जाम में सफल हों, ठीक है। हिंदी का सब्जेक्ट है और पूरा पेपर है। 3 प्रकार के क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। तो सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय जानेंगे और उसमें से कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करके जाने हैं वो हम आपको बताएंगे और आपको भरोसा दिला रहे हैं हर साल की तरह कि अगर आप मेरे द्वारा बताए गए जो मैं प्रश्न बताऊंगा इनको तैयार करके जाएंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो का क्वेश्चन है भैया कि हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ। तो भैया आप हिंदी गद्य पढ़ रहे हैं तो हिंदी गद्य का जो है वो शुरुआत कब हुआ था इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। वो कौन सी शताब्दी थी, ठीक है। तो चलिए सिंपल सा इसका उत्तर लिख देंगे कि जो हिंदी यानी कि खड़ी बोली जो गद्य है, ठीक है, इसका जो आविर्भाव है वो 19वीं, देखिए शताब्दी की बात हो रही तो आपको सिंपल से लिख देना है कि 19वीं शताब्दी में, ठीक है, इसका आविर्भाव माना जाता है। किसका? हिंदी गद्य का। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। कब? 19वीं शताब्दी में इसका आविर्भाव माना जाता है, जो कि नवजागरण काल में हुआ है, ठीक है। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं नवजागरण काल में इसका आविर्भाव हुआ है। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा उत्तर। अगला प्रश्न है भैया कि हिंदी साहित्य का जो यहाँ पर प्रसार लिख दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन जिन्होंने बनाया है, ठीक है, ये एक यूनिवर्सिटी का पेपर है और आप बहुत सारे छात्र भी पूछेंगे कि सर ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है, किन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं कि जिन भी यूनिवर्सिटियों में हिंदी गद्य की परीक्षा होने वाली है उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं ये लगभग भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटियों हैं सब में हिंदी गद्य का पेपर होता है। तो कुल मिलाकर सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका सब्जेक्ट हिंदी गद्य है, ठीक है। चलिए, और ये आप लोग मत सोचिएगा कि सर हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, ये सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आओ मेन मुद्दे पे आ जाएं। क्वेश्चन पे लिखा है यहाँ पर प्रसार, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जिन्होंने बनाया है क्वेश्चन पेपर उन्होंने मिस्टेक किया। यहाँ पर होना चाहिए था प्रचार प्रसार, ठीक है। यहाँ पर प्रसार 2 बार लिख दिया, लेकिन यहाँ पर प्रचार प्रसार होना चाहिए था, ठीक है। करने वाली 2 संस्थाओं का नाम बताइए, यानी कि जो हिंदी साहित्य, जैसे कि आज आप लोग किसी चीज़ का प्रोडक्ट का प्रचार करना चाहें, देखिए मले शैम्पू का है, साबुन का है, तेल का है, किसी भी चीज़ का जो प्रचार प्रसार कौन करता है भाई? न्यूज़पेपर के माध्यम से किया जाता है और ऐड जो आते हैं टीवी पे, आपके मोबाइल पे, उनके माध्यम से किया जाता है, ठीक है। सही, यहाँ पर आज के ज़माने में भाई डिजिटल दुनिया है तो भाई टीवी पे दिख रहा है, मोबाइल पे दिख रहा है, आप वीडियो देख रहे हो उसमें आ रहा है, न्यूज़पेपर के माध्यम से। लेकिन ये पहले की बात हो रही है, यानी कि पहले कैसे इसका विकास हुआ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें जो पहले इसका विकास हुआ था, ठीक है, जो प्रसार होता था, ठीक है, यानी कि लोग को जानकारी दी जाती थी, जैसे कि बड़े बड़े हिंदी साहित्य सम्मेलन होते थे इन संस्थाओं के माध्यम से, यानी कि बहुत सारे वहाँ पर कवि, बहुत सारे लोग आते थे तो वहाँ पर बताया जाता था इसके बारे में, ठीक है। और आर्य समाज के माध्यम से, ठीक है, और नागरिक प्रचारिका सभा के माध्यम से, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के माध्यम से, ठीक है, इन सभी माध्यम थे जिन माध्यम से हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार किया जाता था, ठीक है। क्लियर? सिंपल सा प्रश्न, सिंपल सा उत्तर। अगला भैया प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है, इसके द्वारा, मतलब ये किसके द्वारा लिखी गई। तो सबसे पहले आपको इसका उत्तर लिख देना है कि जो सबसे पहले जो आत्मकथा है, देखिए ये भी मैं आपको क्वेश्चन का उत्तर बताने से पहले भी बता दूं, बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे कवि हैं, उनके अलग अलग मतभेद हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है हिंदी के प्रथम आत्मकथा कौन सी है उसका नाम है, याद रखेंगे, अर्धकथा। कौन सी है? अर्धकथा, ठीक है, अर्धकथा ये था है, ठीक है, जो कि 1641 में प्रकाशित, यानी कि 1641 ईस्वी की मतलब कि आत्मकथा है, रचना है, ठीक है। अर्धकथा ये प्रथम आत्मकथा है और ये जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है बनारसी, कौन?
बनारसी, हम लिख दे रहे हैं पूरा, बनारसी दास जैन, ठीक है, इनके द्वारा ये आत्मकथा लिखी गई थी सबसे पहले, सर्वप्रथम यही है, जो कि 1641 में। क्लियर, सिंपल सा उत्तर, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा उत्तर। अगला प्रश्न है भैया, एकांकी किसे कहते हैं? एकांकी में संकलन त्रय से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। तो एकांकी मतलब आप लोगों ने, मैंने आपको डिटेल में बताया भी है, ठीक है, जो कि मैंने, आपने मेरी डिटेल वाली वीडियो यानी कि एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। एकांकी, तो इसका उत्तर लिख देंगे कि एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, इसमें क्या होता है ना, जो मतलब कि एक अंक वाले होते, मतलब बहुत लघु होता, बहुत छोटा होता है, ठीक है, एकांकी नाटक की अपेक्षा, ठीक है। तो इसमें बहुत मतलब एक ही पात्र रहता है, उसी के माध्यम से सारी मतलब कि पूरे विस्तार से बताया जाता है, ठीक है। लेकिन इसी तरह सेम नाटक भी होता है, ठीक है, जो कि हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। आप लोग, हमने डिटेल वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक जो मैंने प्रश्न बताए हैं सारे के सारे आपको तैयार कर लेना है। पहला तो आपको आविर्भाव मैंने बता दिया, हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, हिंदी की प्रथमात्मकथा, एकांकी, ये सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे यहाँ तक, ठीक है। अगला प्रश्न है भैया कि नाटक के कौन कौन से एलिमेंट्स यानी कौन कौन से तत्व हैं, उनके नाम लिखना है। ये भी हाई लेवल का प्रश्न है, बहुत ही टॉप लेवल का है। एकांकी, नाटक, दोनों प्रश्न फंसेंगे परीक्षा में, 100% श्योर है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। डायरी एक प्रकार की हिंदी की विधा है। तो डायरी की परिभाषा, डायरी किसे कहते हैं और किन्हीं हिंदी डायरियों के नाम, ठीक है, लेखकों के नाम लिखिए। कहने का मतलब कि जो डायरी लिखे हैं, डायरी विधा जो रचना लिखे, वो कौन कौन से लेखक हैं, 2 लेखकों के नाम लिखना। हाई लेवल का क्वेश्चन, तैयार कर लीजिएगा। अगला कि कुबेर नाथ राय किस प्रकार के निबंधकार हैं, इनकी कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में नामोल्लिखित या फिर सम्मिलित है, उसके बारे में लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के आने की कम उम्मीद है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाई रिपोर्टाज से क्या आशा है। रिपोर्टाज मतलब एक प्रकार की विधा है, ठीक है, जिसको रचना भी आप लोग कह सकते हैं, एक प्रकार की हिंदी साहित्य की विधा है, जैसे कि नाटक है, निबंध है, ठीक है, आपकी नाटक है, निबंध है, एकांकी है, ठीक है, कविता है, जैसे कि अन्य विधाएं हैं, उसी तरह रिपोर्टाज भी एक विधा है। भले ही ये लेटेस्ट है, नहीं है, लेकिन एक प्रकार की विधा है। रिपोर्टाज विधा हिंदी की, ठीक है, विधा के किन्हीं 2 लेखकों के नाम, उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखना है। यानी कि पहले तो आपको रिपोर्टाज की परिभाषा लिखनी है और उसके बाद जो रिपोर्ट मतलब कि जो रिपोर्टाज है, विधा है, इसके लेखकों के नाम लिखना है और उन लेखकों ने कौन कौन सी रचनाएं रची हैं उनका एक एक नाम लिखना है, ठीक है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्लियर। अगला कि संस्मरण एवं रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 कृतियों को नाम लिखिए। यानी कि संस्मरण किसे कहते हैं, ये भी विधा है संस्मरण, और रेखा चित्र भी विधा है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस बताना है। उसके बाद रेखा चित्र की विधा की 2 रचनाएं बताना है और संस्मरण विधा की 2 रचनाओं के नाम लिखना है, ठीक है। और लास्ट नंबर क्वेश्चन है 10 के 10 नंबर की जूठन आत्मकथा के रचनाकार का नाम लिखते हुए इसका केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आने को उम्मीद नहीं, इसलिए आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी ऊपर वाले जो मैंने क्वेश्चन बताया इनको तैयार कर लीजिएगा। मैं ये अपने एक्सपीरियंस और पिछले सालों के हिसाब से बता रहा हूँ और मैं ये आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, प्रूफ है। ये पिछले साल यानी कि इसी साल 2023 में, मतलब कि 22-23 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने अपने तरफ से नहीं ऐड किया और मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन पिछले कई सालों में कई बार रिपीट भी हैं और इस बार भी आने की संभावना पूरी व्यक्त की जा रही है। जो मैंने क्वेश्चन बताया अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन मतलब कि इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि हम आप लोगों को क्या करें, मेन क्वेश्चन बता दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, उनको आप धीरे धीरे तैयार करते रहें। बाकी इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्व्ड जो आंसर, मतलब कि आंसर सहित वो वीडियो आपको थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि आंसर ढूंढने में, आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। ढूंढने में तो कोई बात नहीं, ढूंढने में हम लिख जाएगा, लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए उस समय मतलब कि जब आपके एग्जाम होने से पहले आ जाए कुल मिला के, ठीक है। और फिर चलिए आ जाते हैं हम खंडवा की ओर, यानी कि लघुत्तरी में। लघुत्तरी में आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, खासकर हिंदी में। इसमें कुछ क्वेश्चन मतलब पैराग्राफ दिए जाएंगे, उनकी आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी और कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसका उत्तर आपको देना होता है, जैसे आपने अति लघुत्तरी में देखा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला आप लोगों को ये पैराग्राफ दिया गया है, ये पूरा का पूरा गद्यांश दिया गया है। ये किस लेसन से लिया गया है, इसके रचनाकार कौन है, ये आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा और इसका मतलब क्या होता है ये आपको व्याख्या में लिखना पड़ेगा। यानी कुल मिला के संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी होगी, ठीक है, इस पैराग्राफ की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अथवा करके दूसरा पैराग्राफ, अगर उसके बारे में जानकारी नहीं तो इस पैराग्राफ का आप लोग मतलब कि संदर्भ सहित व्याख्या लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह और भी यहाँ पर मतलब कि दिए गए हैं पैराग्राफ जिनके आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। यानी कुल मिला के आप लोगों को 2 संदर्भ सहित 2 पैराग्राफों के संदर्भ सहित व्याख्या करने होंगे, ये कंपलसरी है, ठीक है, ठीक है। व्याख्या वाला
सेक्शन क्लियर हो गया। अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन वाले सेशन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले में पहला क्वेश्चन पूछा है कि दीपदान यानी लघु उत्तरे का क्वेश्चन कि दीपदान एकांकी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि दीपदान एक एकांकी है जिसके रचनाकार कौन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा जिन छात्रों को मालूम है। ठीक है, दीपदान एकांकी के रचनाकार कौन है, कमेंट में बताइएगा। दीपदान एकांकी जो है इसके बारे में आप लोग को डिटेल में पढ़ लेना है और इसके बारे में समझ लेना है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में मतलब कि आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत वर्षों उन्नत कैसे हो सकती है, शीर्षक निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देश की उन्नति के लिए क्या उपाय बताए हैं। यानी कि सबसे पहले तो आपको ये प्रश्न आ जाए कि भैया भारत वर्षों उन्नति जो रचना है वो किसकी है, तो आप लोग तुरंत लिख देंगे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो ये रचना है भारत ठीक है वर्षों उन्नति के बारे में आपको थोड़ा पढ़ लेना है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो आचार्य हजारी प्रसाद जी हैं इनके जो साहित्यिक जीवन है, अपने जीवन काल में इन्होंने कौन कौन से योगदान दिए हैं, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से रचनाएं रखी हैं, कौन कौन से रचनाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है, और राष्ट्रीय मतलब कि राष्ट्र के लिए कौन कौन से रचनाएं रची हैं जिससे लोग राष्ट्र से प्रेम करें और राष्ट्र से मतलब देशभक्ति करने लगे। ठीक है, तो वो किस प्रकार से इन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया वो आपको लिखना है। ठीक है, अगला है भैया क्वेश्चन की यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं। राहुल संस्कृत्यान की यायावरी वृत्ति पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन राहुल संस्कृत्यान से जुड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी उपन्यास के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र चित्रण कीजिए। तो झांसी की रानी उपन्यास के आधार पर जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको देखने को जरूर मिलेगा, चाहे अति में, चाहे लघु में, चाहे दीर्घ में, लेकिन इस पेपर में लघु उत्तरे में आया। ठीक है, महत्वपूर्ण ये भी है। खंडसा में आपको पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए ध्रुव स्वामिनी एक समस्या प्रधान नाटक है। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, भरोसा दिला रहा हूँ कि ये जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है आपके प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये प्रश्न क्यों आएगा इसकी भी जानकारी दे दें, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है। मैंने जब भी परीक्षा में प्रश्न जो देखे हैं हिंदी गद्य में, उन सभी में ध्रुव स्वामिनी से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। ध्रुव स्वामिनी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ध्रुव स्वामिनी एक रचना है, वो भी नाटक विधा की। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। ये बहुत ही हाई लेवल का है। इससे जुड़ा प्रश्न मैंने देखा करीब करीब 10 नंबर के करीब इसी से जुड़ा क्वेश्चन आता, तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है यहाँ पर। इनसे जुड़े सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ध्रुव स्वामिनी से जुड़े जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है पक्के हो जाएंगे आपके 8 से 10 नंबर पक्के, 100% श्योर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भैया उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर वृंदावन, ये क्वेश्चन इग्नोर कर दीजिए, आने वाला नहीं है। ठीक है, अगला है कि दलित आत्मकथा जूठन की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। ये आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अगला है कुबेरनाथ राय के निबंध, ठीक है, उत्तरा ठीक है फागुनी के आसपास का शिल्पगत वैशिष्ट, ठीक है, वैशिष्ट लिखिए। ठीक है, ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, इस बार के लिए, बाकी आपके ऊपर है, आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो अभी 2022 और 23 के सेशन में पूछे गए थे, महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपके इस परीक्षा के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं। फिलहाल आप लोग के पास समय है, तो बेशक इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप गूगल से, इंटरनेट से, या फिर आपके पास सीरीज है, बुक है, तो उसमें ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी इन सभी का उत्तर तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि आपके कम से कम जो हैं वो 25 से 30 नंबर तो पक्के ही हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक मात्र वीडियो से। ठीक है, 25 से 30 नंबर। तो बाकी और भी क्वेश्चन हम आपको आने वाली वीडियो में बताने ही वाले हैं, और डोंट वेरी, आप लोग के लिए हम पूरी तरह सपोर्टिव हैं, आप लोग की पूरी हेल्प करेंगे। इस बार हमारी यही उम्मीद है कि आप लोगों को हम टॉप कराएंगे। ठीक है, बाकी इस मॉडल पेपर को प्राप्त करना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। जय हिंद।